तो फिल्म की शुरुआत होती है हांगकांग से। हम बस स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई एक मिनी बस को देखते हैं जिसमें जल्दी से पैसेंजर्स बैठ जाते हैं। ये लगभग 17 पैसेंजर्स थे और कोई भी आपस में एक दूसरे को नहीं जानता था। शहर में भी सब कुछ नॉर्मल है और इनके दरमियान भी सब कुछ नॉर्मल ही है। अब तक इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है। बस चलते चलते एक टनल के अंदर जाती है तो अचानक से चीजें बदल जाती हैं और हम देखते हैं कि जब यही बस टनल के दूसरी तरफ से निकलती है तो दुनिया पूरी की पूरी बदल चुकी होती है। हांगकांग जैसे इतने भरे पूरे शहर में अब ना तो ट्रैफिक रहती है और ना ही लोग रहते हैं। पहले तो ये लोग ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये लोग सन्नाटा फील करते हैं। तब इन्हें अंदाजा होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। ये लोग हैरानी से सड़कों पर देखते हैं। वहां ना ट्रैफिक थी, यहाँ तक कि कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। इंसान नजर आना तो बहुत दूर की बात। इसी दौरान इनमें से एक लड़की जो अपने फ्रेंड को मैसेज कर रही थी वो देखती है कि अब टनल से निकलने के बाद कोई भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा, जबकि इसी बस में एक बिजनेसमैन बैठा हुआ था जो बहुत जरूरी कॉल कर रहा था। टनल से निकलने के बाद उसकी कॉल कट गई थी और अब जब वो दोबारा वही कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था तो कॉल भी मिल नहीं पा रही थी। खैर बस अब उस बस स्टेशन पर पहुंच जाती है जो उनकी मंजिल थी। यहाँ आकर ये लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। ये एरिया तो कभी खाली नहीं होता था और मिडनाइट में तो यहाँ ज्यादा रश होता था, लेकिन आज ये जगह भी ऐसे खाली थी कि जैसे इंसानों को दुनिया से उठा ही लिया गया हो। ये सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूर दूर नजर दौड़ाने पर इन्हें एक आध साइकिल तो नजर आती है, लेकिन उस पर भी ना कोई इंसान नजर आता है और ना ही उनकी कोई चीज। ये लोग बाहर निकलकर रेस्टोरेंट्स में देखते हैं। रेस्टोरेंट्स में जगह जगह खाना तो पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ उन्हें खाने के लिए कोई इंसान नहीं था। ऐसा क्या हो गया था यहाँ पर, ये सब लोग इसी बात को जानने के लिए परेशान हो जाते हैं। ये सब लोग याद कर रहे थे कि आखिर किस टाइम में सब कुछ बदला था और हुआ क्या था इनके साथ। सबसे पहले उस बिजनेसमैन को याद आता है कि उसने 1 सेकंड के लिए आंख झपकी थी और जैसे ही उसने आंख खोली तब बस के ऊपर लिखा हुआ टाइम अचानक से बदल गया था। ड्राइवर को भी याद आया कि ठीक उसी सेकंड वो भी नीचे झुका था गाना बदलने के लिए। यहीं से हमें फ्लैशबैक दिखाया कि सबने उसी सेकंड में आंखें झपकी थी, ऐसे जैसे उन सबसे किसी ट्रांस में करवाया गया हो और उसी सेकंड सब कुछ बदल गया था। अब वो बिजनेसमैन बोलता है, मुझे लगता है कि हम सारे मर गए हैं और दूसरी दुनिया में आ गए हैं। जबकि यहाँ पर एक और लेडी उठती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम जिंदा हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम किसी दूसरी डायमेंशन में या किसी दूसरी टाइमलाइन में आ गए हैं। आखिर इन सब के साथ हुआ क्या था, इन सब को ही ये सवाल मारने लग जाता है और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए कुछ लोग यहाँ पर उतर भी जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर निकलकर सड़कों पे चिल्लाते हैं, मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ आसपास कोई भी आवाज नहीं थी। इन्हीं की आवाजें अब गूंजकर इन्हीं के कानों को तंग कर रही थी। ये लोग इस चीज से डर भी रहे थे। एक लड़का जो थोड़ी दूर जाता है उसे अचानक से एक इंटरनेट सिग्नल मिलता है। वो खुशी से झूम उठता है और फौरन से इंटरनेट चेक करने की जब कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि 2:08 के बाद दुनिया की कोई भी वेबसाइट अपडेट ही नहीं हुई, गूगल काम नहीं कर रहा। यानी मानो उस टाइम के बाद दुनिया रुक सी गई। अब वही लड़का यहाँ इसी बस वाली एक लड़की को लेकर वॉक के लिए निकल जाता है। उन्हें यकीन था कि वो लोग यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे या कम से कम ये पता चला लेंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। इसी सब के दौरान उन्हें दूर खड़ा एक मास्क मैन दिखाई देता है। लड़का उसे देखकर एक मर्तबा डरता है और फिर दोबारा उसकी तरफ देखता है। वो समझ रहा था कि ये लड़का उन्हें उनके सवालों के जवाब दे सकता है। क्या पता वो जानता हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, इंसान कहाँ गए हैं। अब इसी मास्क मैन के बारे में बताने के लिए जब वो पीछे मुड़कर देखता है अपनी पार्टनर को, तभी अचानक से वो डर जाता है क्योंकि अब उसकी पार्टनर का भी चेहरा नीला पड़ चुका था। वो अजीब से अंदाज में उसे देख रही थी जैसे वो किसी के पोजेशन में आ गई हो। उसके बाल हवा में उड़ने लगे थे और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो लड़का उसे देखकर डर गया। उसने आंखें बंद कर ली और फिर जब आहिस्ता से खोली तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, यहाँ तक कि वो लड़की भी। अब यहाँ पर जो 4 स्टूडेंट्स बस से उतर गए थे अपने घर जाने के लिए, उनमें से एक स्टूडेंट घर भी आ जाता है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसे वॉमिटिंग होने लगती है और जब वो सोफे पर बैठता है तो उसके जिस्म में जोर जोर से झटके लगने लग जाते हैं। उसकी चीखें सुनकर उसके दोस्त उसके घर के अंदर आते हैं और ये देखकर डर जाते हैं कि अचानक से उसका पूरा का पूरा जिस्म जल चुका था और इन लोगों की आंखों के सामने वो राख भी बन गया। ये भयानक नजारा देखकर ये लोग डर गए थे और इन्हें लग रहा था कि अब ये सब उनके साथ भी हो सकता है।
इसलिए फौरन वो इस अपार्टमेंट से भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। भागते हुए इन्हें वो लड़का मिल जाता है जिसने मास्क मैन को देखा हुआ था। इस टाइम वो लड़का साइकिल पर था। वो लड़का इन्हें देखकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो भी रुकने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि भागने वाले लड़के अब भाग पा ही नहीं रहे थे। वो भागते भागते ही एकदम से जल जाते हैं और नीचे जमीन पर गिरकर उनका जिस्म राख में बदल जाता है। ये सब देखना उसके लिए भी ऐसा था जैसे उसका दिमाग बंद हो जाता। वो देखता है कि पीछे से तीसरे वाला लड़का भी आ रहा था। वो जब उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो लड़का भी बेजान होकर जमीन पर गिर गया है। अचानक से उसका मुंह फूलने लगा है और अगले ही सेकंड उसका मुंह फट जाता है और दिमाग निकल कर बाहर गिर जाता है, और इस तरह वो लड़का भी मर जाता है। बस में बैठे हुए सारे लोग अब अपने अपने घर या किसी न किसी रेस्टोरेंट में थे, एक दूसरे से बहुत अलग अलग। इन सब के फोन अचानक से बजने लग जाते हैं और जब ये लोग कॉल रिसीव करते हैं तो दूसरी तरफ कोई भी नहीं बोलता, बल्कि इन्हें कुछ बीप्स की आवाजें सुनाई देती हैं। ये लोग डर कर जल्दी से उसी बस के पास आते हैं और ये बात एक दूसरे को बताना शुरू करते हैं। सभी हैरान थे कि ये एक इंसान के साथ नहीं बल्कि सबके साथ हुआ था। बस ड्राइवर कहता है, हमें इस बारे में बैठकर बात करनी चाहिए। मामला अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। इसी बस में एक टेक्नीशियन भी था। कॉल उसे भी आई थी। वो समझ रहा था कि ये कॉल एक मोर्स कोड है। वो सबके मैसेजेस की बीप को पहले नोट करता है और फिर उस मोर्स कोड को डिकोड करने की कोशिश करता है, और यहाँ उसे पता चलता है कि ये सच में एक मैसेज था उन सब के लिए, किसी मदद का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत का। इस मैसेज में बताया जा रहा था कि अर्थ अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचेगा, मानो जैसे कयामत आ गई हो। यहाँ पर कुछ लोग सोचने लगे कि जरूर दूसरी दुनिया के एलियंस ने इंसानों को कर्ज दे दिया है, श्राप दे दिया है। पर ये कैसे मुमकिन हो सकता था? दूसरी दुनियाओं में एलियंस थे या नहीं, ये बात भी तो अभी तक कंफर्म नहीं हुई थी। सबकी अपनी अपनी सोचें थी, अपने अपने ख्याल थे, लेकिन कोई इस बात के नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा था कि उनके साथ क्या हुआ और आगे क्या होगा। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर और भी खौफनाक चीजें होना शुरू हो जाती हैं। इस मैसेज के मिलते ही यहाँ पर वो लड़का जो सबको जिंदा रहने के लिए हिम्मत दे रहा था, अचानक उसी की बॉडी में आग लग जाती है। ये लोग डर जाते हैं। वो लड़का अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागते हुए बाहर निकल आता है। सब लोग मिलकर उसकी आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जान बचाने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़का जल्द ही जलकर राख में बदल जाता है। बस ये देखना था कि अब सब ने ही जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। सबको समझ आ गया कि वो सब भी मर जाएंगे। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग भी यहाँ से वहाँ भागने लगे। हालांकि इसका भी कोई असर नहीं होने वाला था। अब भागते हुए इन सबको वही मास्क में नजर आता है जो पहले वाले लड़के को भी नजर आ गया था। उसको मास्क पहने हुए देखकर ये लोग समझ गए कि जरूर उसे कुछ ना कुछ पता होगा। एक आदमी ने कहा, हो भी सकता है कि यहाँ पर कोई केमिकल ब्लास्ट हुआ हो जिसकी वजह से सारे इंसानों के जिस्म अंदर से गल सड़ कर फिर वो बाद में राख में बदल रहे हों। हमें उस आदमी को पकड़ना चाहिए और उससे जानना चाहिए कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसे पकड़ने के लिए ये सारे लोग भागने लग जाते हैं और उनमें से एक लड़का अचानक से किसी से टकरा कर गिर जाता है। ये एक लड़की थी और लड़की भी वही जो इनके साथ बस में थी। उसने देखा कि लड़की मर चुकी है और मरने से पहले उसके साथ बहुत ज्यादती भी की गई है। इस टाइम तक अभी हम ये देख रहे थे कि वो साइकिल वाला लड़का जिसके लंबे लंबे बाल थे वो दोबारा आकर इनसे नहीं मिला है। दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन और उसका एक साथी उस मास्क मैन को पकड़ चुके हैं जिसके पीछे वो लोग भाग रहे थे। वो जबरदस्ती उसे नीचे बिठा लेते हैं और उसका मास्क उतार देते हैं। उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर एलियंस आए हैं, तुम कौन हो, इंसान ही हो ना। वो आदमी भी डरकर बोलना शुरू करता है, लेकिन इन्हें उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती क्योंकि वो जापानीज बोल रहा था। अब इन्हीं के ग्रुप में एक लड़की अपना फोन निकालती है और फौरन ट्रांसलेटर खोलती है और उसे पता चलता है कि यह आदमी कुछ भी बता नहीं पा रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरा मास्क वापस दे दो। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ये लोग उसे मारने की धमकी भी देते हैं, पर वो अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को इन सब से छुड़वाते हुए यहाँ से भाग जाता है। अब सीन कट होता है और उस लड़के को दिखाया जाता है जो इन सब के साथ नहीं था। वो साइकिल वाला लड़का जिसने 3 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा था, वो बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो चुका था। उसे उनकी मौत ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था, इसीलिए उसने पास के एक अपार्टमेंट में पनाह ले ली थी। और यहाँ पे उसे फाइनली अपनी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो जल्दी से इस कॉल को रिसीव करता है और अपनी फ्रेंड से बात करने की कोशिश करता है। वो जानना चाह रहा था कि वो लोग कहाँ हैं, जबकि यही सवाल उल्टा वो लड़की उससे पूछ लेती है और कहती है कि तुम कहाँ हो। वो लड़का बताता है, पता नहीं हम कहाँ हैं,
हम फंस गए हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। वो लड़की कहती है, क्या 6 साल से तुम वहाँ पर फंसे हुए हो? ये सुनकर उस लड़के के भी होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि इनको गायब हुए बस एक ही दिन गुजरा है, जबकि असली दुनिया में 6 साल गुजर गए हैं। यानी सच में ये लोग किसी और डायमेंशन में आ गए हैं। कुछ कुछ बातें उस लड़की को समझ आने लगती हैं और वो सोचता है कि क्या पता इस डायमेंशन का टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा हो और उन लोगों को जिनको मैंने मरते हुए देखा, असली दुनिया में उनकी मौत का टाइम आ गया हो, इसीलिए वो अब मर गए हो। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वापस अपने ग्रुप के पास जाने का फैसला करता है। अभी वो वहाँ गया ही था कि उसने देखा कि यहाँ पर एक और लड़का उनकी आंखों के सामने राख बनकर टूटने बिखरने लग जाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। अभी तक सब कंफ्यूज हैं कि क्या हो रहा है। तब वो लड़का बोल पड़ता है और बताता है कि मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी। उसने बताया कि मैं 6 साल से गायब हूँ। ये सुनकर सब हक्का बक्का रह गए थे, किसी के मुंह में लिफाज ही नहीं रहे थे कि वो क्या कहें। अब वो टेक्नीशियन बोलता है, वो देखो सामने एक केमिकल फैक्ट्री है, जरूर वहाँ पे केमिकल ब्लास्ट हुआ है और उसी ब्लास्ट की वजह से शायद हम दूसरी डायमेंशन में आ गए हैं। उसकी इस बात की काफी ज्यादा सेंस बन रही थी। सबको लगा कि ऐसा हो भी सकता है, इसीलिए ये लोग अब फैसला करते हैं कि ये उस केमिकल फैक्ट्री तक जाएंगे ताकि इन्हें पता चले कि वहाँ क्या हुआ है। पर बस में पेट्रोल खत्म हो गया था। बस ड्राइवर अब अपनी जान खतरे में डालने का फैसला करता है और कहता है कि मैं खुद एक पेट्रोल स्टेशन तक जाऊंगा और वहां से पेट्रोल लेकर आऊंगा ताकि इस बस को उस फैक्ट्री तक लेकर जाया जा सके। अपनी जान खतरे में डालकर वो बस ड्राइवर बस में पेट्रोल डालने चला भी जाता है और पेट्रोल डालकर जब वापस आ रहा होता है तो अचानक उसे अपनी बस में कोई आदमी दिखाई देता है। असल में वो पहले ही वक्त से इसी बस में था, लेकिन वो ड्रग एडिक्ट था। ड्रग की डोज की वजह से वो बेहोश हुआ था। उसे अब होश आया है और वो कुछ नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हो चुका है। उसे यही लग रहा था कि बस ड्राइवर उसे कहीं और लेकर जा रहा है, इसीलिए वो बस ड्राइवर पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए बस ड्राइवर भी उसके साथ लड़ता है और यहाँ इनकी अच्छी खासी हाथापाई हो जाती है और बस ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर पड़ा हुआ एक कुल्हाड़ा उसकी गर्दन के पास स्टैब कर देता है और फिर उसे अपनी बस से फेंक कर बस को लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ होटल के अंदर अब सब लोग अपने अपने गुनाह कन्फेस करने लगे थे। इन सबको लग रहा था कि ये सब कुछ जो उनके साथ हो रहा है वो उनके गुनाहों की सजा है। यहाँ पर जब एक लड़के के गुनाह कन्फेस करने की बात आती है तो वो कहता है, मैंने पर्सनली कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा गुनाह होने से रोक सकता था, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका। वो बताता है कि जब हम तीनों दोस्त बस में से उतरे थे तो हमारे साथ एक लड़की थी और मेरे इन दोस्तों ने उस लड़की के साथ ज्यादती की और मैं ये सब कुछ देखता रह गया। मैं उन्हें रोक सकता था लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं और ये मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। उन दोनों में से एक दोस्त तो सोफे पे बैठकर मारा गया था, लेकिन दूसरा दोस्त अभी इन सब के दरमियान खड़ा था। ये लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे मारना भी शुरू कर देते हैं। सब फैसला करते हैं कि इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसे जिंदा रहने का हक ही नहीं था। सब एक एक करके उसके दिल के अंदर चाकू स्टैब करते हैं और वो बिजनेसमैन रोते हुए ये कहकर उसके अंदर चाकू स्टैब करता है कि मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान जिंदा रहे। ये कहते ही वो उसकी जान की भीख सुने बगैर उसको स्टैब कर देता है और आखिर वो लड़का मारा जाता है। अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये सब लोग उसे एक पॉलीथिन में डाल देते हैं और जाकर फ्रीजर में रखने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से वो लड़का आंखें खोल देता है। इस टाइम उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो गुस्से में था। वो अपने आप को आजाद करवाता है और यहाँ पर एक बड़ा सा हथियार उठा लेता है इन सबको मारने के लिए। साफ लफ्जों में कहें तो वो मरा नहीं था। इससे पहले कि वो यहाँ पर इस डेवलपर को मारता, वो डेवलपर उससे कहता है, हमें नहीं अपने दोस्त को जाकर मारो जिसने तुम्हारा राज सबके सामने खोला और जिसकी वजह से तुम आज इन सब का शिकार बने। अब डेवलपर की बात मानते हुए वो लड़का जैसे ही अपने दोस्त को मारने के लिए पीछे मुड़ता है, वो डेवलपर यहाँ से एक बहुत बड़ा पैन उठाकर उसके सर पर मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद ये सब लोग एक पास के जनरल स्टोर में जाते हैं और अपनी जरूरत का काफी सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। वहीं से ये लोग ऐसे सूट भी लेते हैं जिसकी वजह से यहाँ की हवा का या केमिकल्स का उनके ऊपर कोई भी असर ना हो, और इसके बाद निकल जाते हैं उसी केमिकल फैक्ट्री के लिए जहाँ का इन्हें शक था कि उसी जगह पर ब्लास्ट होने की वजह से ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। वहां जाने पर इन्हें उन्हीं के जैसे मास्क पहने हुए बहुत से और लोग भी दिखते हैं। ये लोग इसी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर थे और शायद उन्हीं की तरह इसी दुनिया में फंस गए थे। इन लोगों को देखते ही वो इनके ऊपर हमला करने के लिए भागते हैं। ये नहीं सोचते कि ये भी उन्हीं के जैसे इंसान हैं। ये लोग उनसे बचने के लिए वापस अपनी मिनी बस में बैठ जाते हैं और जख्मी बस ड्राइवर दोबारा पूरी स्पीड से इस बस को दौड़ाने लगता है और फैक्ट्री के लोग अपनी गाड़ियों में इनका पीछा करने लग जाते हैं।
वो लोग इनकी बस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बार बार इनकी बस को हिट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बस खराब हो जाती है और आखिरकार इन्हें बस को रोकना ही पड़ता है। अब जहाँ पर ये रुके थे इनके सामने वहीं पर वो लड़का आ जाता है जिसे उस बस ड्राइवर ने मारा था। वो बड़ा सा कुल्हाड़ा अभी भी उसके कंधे में ही स्टैप था। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वो लड़का बस के अंदर आता है। वो अभी भी जिंदा था। सब लोग हैरान थे। सब लोग कहते हैं कि तुम अपने कंधे से ये निकाल दो। तब वो लड़का कहता है नहीं, ये जब तक मेरे अंदर है तब तक मेरा खून रुका हुआ है। जैसे ही ये निकलेगा खून मेरी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। सब लोग उसकी बात को समझ जाते हैं और इतने में ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर खून की बारिश होना शुरू हो गई थी। ये लाल रंग का लिक्विड जो पहले इन्हें खून लग रहा था, हाथ लगाने पर इन्हें पता चलता है कि वो खून नहीं एसिड है जो इनके जिस्मों को गला सकता है। अपनी जान बचाने के लिए इन्हें इस बस को किसी सेफ जगह पर लेकर जाना था। बस ड्राइवर आखिरी मर्तबा इस बस को चलाने की कोशिश करता है और किस्मत से ये बस एक और बार चल जाती है। ये लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और रास्ते में इन्हें एक लड़का दिखाई देता है जिसे कुछ देर पहले ही लड़ने की वजह से इन्होंने बस से निकाल दिया था। अब ये लोग उस लड़के को भी बस के अंदर ले लेते हैं क्योंकि ये समझ गए थे कि इस दुनिया में इनका एक दूसरे के अलावा कोई नहीं रहा। कंधे में चाकू लगा हुआ लड़का इन सबसे पूछता है, अब हम सब लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो ये लोग कहते हैं कुछ नहीं पता हमें कहाँ जाना है। तो वो लड़का कहता है हमें उसी टनल में जाना चाहिए जिस टनल से सब कुछ बदला था। सबको उसकी बात में दम लगता है और ड्राइवर बस को आगे बढ़ा देता है। जैसे जैसे बस टनल के करीब जा रही थी वैसे वैसे सब लोग अपनी जिंदगी के हर हसीन लम्हे को याद कर रहे थे, अपने प्यारे लोगों को याद कर रहे थे। ये मूवी इस अजीब सी एंडिंग पर ख़त्म होते हुए बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है कि आखिर इन सब के साथ क्या हुआ था। ये सच में किसी दूसरी डायमेंशन में आ गए थे या दूसरी दुनिया में, और क्या ये लोग वापस अपनी दुनिया में जा भी पाए या नहीं। खैर, इन सब का आखिरी टाइम इनकी यादों में दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।